कहानी का ये 5वां भाग देखने से पहले इसके पहले चारों भाग अवश्य देखें। परिणीता ने टेबल पर रखे फलों की टोकरी में रखा फल काटने वाला चाकू लेकर उस चाकू से विराट पर वार कर दिया। जब परिणीता ने विराट पर चाकू से वार किया तब विराट उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था, मगर जैसे ही परिणीता ने उसे मारने की कोशिश की तभी विराट बात करते करते घूम गया और परिणीता का चाकू विराट के कंधे पर लगा। परिणीता की आंखों में विराट के लिए नफरत की आग थी। एक बार अपना वार चुका देखकर परिणीता ने दोबारा मारने की कोशिश की तो विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से चाकू छीनकर बोला, ये क्या कर रही हो परिणीता, पागल हो गई हो क्या? इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है हम समझ सकते हैं, मगर हमने तुमसे कहा ना हम तुमसे शादी करेंगे। परिणीता नफरत से पुकारती हुई बोली, शादी और तुम जैसे राक्षस से कभी नहीं, कहकर परिणीता ने एक जोरदार झटका देकर विराट से अपना हाथ छुड़ाकर एक झन्नाटेदार तमाचा विराट के गाल पर चढ़ दिया और नफरत से उसके मुंह पर थूक कर तेज से दौड़ती हुई केबिन से बाहर निकल गई। परिणीता का नफरत से भरा ये रूप देखकर विराट कुछ पल के लिए सख्ती किसी हालत में रह गया। परिणीता के इस रूप की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी, मगर फिर अचानक उसे ध्यान आया कि परिणीता जिस हालत में बाहर गई है, ऑकवर्ड, कहीं वो खुद के साथ कुछ कर न ले। ये ख्याल आते ही वो उसी वक्त परिणीता के पीछे भागा। परिणीता ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई थी, इसलिए वो विराट को जल्दी ही नजर आ गई। उसने परिणीता को पीछे से पुकारा तो विराट को अपने पीछे आता देखकर वो तेजी से भागने लगी। परिणीता के किए वार ने विराट की बाजू में काफी गहरा जख्म दिया था और वहां से लगातार खून बह रहा था और उसका दर्द भी तीव्रता से बढ़ रहा था, जिस कारण विराट ज्यादा तेज से भाग नहीं पा रहा था, मगर फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था परिणीता तक पहुंचने की। भागते भागते वो गहरे समुद्र के पुल तक पहुंच गई। पुल के किनारे पर वो खड़ी हो गई, समुद्र में कूदकर अपनी जान देने के इरादे से। विराट उसका इरादा समझकर और तेज भागने लगा और भागते हुए जोर जोर से चीखता हुआ परिणीता को कूदने से रोकने लगा। परिणीता, नहीं, कूदने की कोशिश मत करना, प्लीज परिणीता, ऐसा मत करना। मगर विराट की आवाज परिणीता जैसे सुन ही नहीं रही थी। वो तो बस एकटक गहरे समुद्र के पानी को घूरे जा रही थी। अचानक वो पुल की साइड की बनी दीवार पर चढ़कर खड़ी हो गई और कूदने के लिए जैसे ही खुद को नीचे गिराने लगी कि तभी अचानक बिजली की गति से उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। माँ की याद आते ही परिणीता के बढ़ते कदम अचानक रुक गए। माँ, अगर मैं मर गई तो माँ का क्या होगा? मेरे बिना वो कैसे जिएगी? कौन संभालेगा उसे? मैं माँ को इस बेरहम दुनिया में बेसहारा नहीं छोड़ सकती। एक मैं ही तो सहारा हूँ, मैं उनसे उनका सहारा नहीं छीन सकती। मुझे जीना होगा अपनी माँ के लिए, मुझे जिंदगी का जहर पीना पड़ेगा। अपनी माँ का ख्याल आते ही परिणीता ने खुदकुशी करने का इरादा त्याग दिया और पुल की दीवार से नीचे उतर गई। तब तक विराट भी उसके पास आ चुका था और परिणीता को अपना इरादा बदलते देखकर उसने राहत की सांस ली। विराट को अपने सामने देखकर परिणीता की आंखें नफरत के शोले बरसाने लगी। परिणीता, हमें ऐसे नफरत से मत देखो, हम सह नहीं सकते तुम्हारी नफरत के तीर। परिणीता बोली, तूने मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ी, मगर याद रखना मेरी ये नफरत तुझे भी चैन से जीने नहीं देगी। मेरी जिंदगी में तूने जो आंसुओं के अंगारे भरे हैं, उन अंगारों की तपिश तुझे भी जिंदगी पर तड़पाएगी। नफरत भरी नजर विराट पर डालकर परिणीता वहां से चली गई। विराट तड़प कर बोला, नहीं परिणीता, हम तुम्हें इन अंगारों में जलने नहीं देंगे। अभी तुम गुस्से में हो, जब गुस्सा उतरेगा तब तुम हमारी बात को ठीक से समझ पाओगी। परिणीता एक टैक्सी लेकर घर की तरफ चली गई। उसे घर की तरफ जाती देखकर विराट भी अपने ऑफिस आ गया। तब तक परिणीता का ड्राइवर भी आ गया था तो विराट ने उसे बताया कि परिणीता घर जा चुकी है। फिर विराट भी ऑफिस बंद करके परिणीता के ड्राइवर के साथ पहले डॉक्टर के पास जाकर अपने जख्म पर मरहम पट्टी करवाकर फिर अपने घर चला गया। परिणीता जब तक घर पहुंची रात बहुत हो चुकी थी। उसकी माँ दवाई खाकर सो चुकी थी। परिणीता ने अपनी माँ के कमरे में जाकर अपनी सोई हुई माँ को देखा। कुछ देर वो आंसू भरी आंखों से सुकून से सो रही अपनी माँ को देखती रही। फिर इस डर से कि कहीं वो जाग न जाए, उसने चुपचाप उनके कमरे से बाहर निकलकर उनके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और फिर वो अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी। देर तक रोने के बाद फिर वो बाथरूम में जाकर पानी का शावर ऑन करके कपड़ों समेत ही शावर के नीचे खड़ी हो गई
और रोते हुए पागलों की तरह अपने बदन को मल मल कर साफ करने लगी। विराट के हाथों गंदे हुए अपने बदन की गंदगी को वो रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश कर रही थी। विराट को भी घर पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी। विराट जब घर के अंदर गया तो दादी माँ हॉल में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर विराट बोला, दादी माँ आप अभी तक जाग रही हैं, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादी माँ बोली, हमारी तबीयत तो ठीक है, मगर न जाने क्यों मन कुछ ठीक नहीं है। विराट बोला, क्या मतलब? दादी माँ बोली, पता नहीं क्यों आज शाम से ही मन परेशान सा हो रहा था। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कुछ बुरा होने वाला है। आपको भी कितनी बार फोन किया मगर आपने फोन नहीं उठाया तो मन और घबराने लगा, इसलिए अब तक यहाँ बैठी आपका इंतजार कर रही हूँ। फिर अचानक उनकी नजर विराट के कंधे पर गई जहां से विराट की कमीज खून से सनी थी। दादी माँ बोली, विराट ये क्या हुआ आपको? ये खून कैसा? आपको कुछ हुआ है क्या? कहाँ से लगी, कैसे लगी, बताइए मुझे। विराट बोला, दादी माँ रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, बस जरा सी लगी है, हमने दवाई ले ली है, जल्दी ठीक हो जाएगी। दादी माँ बोली, लेकिन विराट ये लगी कैसे, क्या हुआ? कुछ नहीं दादी माँ, वो दरअसल हम बाथरूम में गिर गए थे तो वहां से थोड़ी लग गई, घबराने की बात नहीं है, ज्यादा नहीं लगी। दादी माँ बोली, लगता तो नहीं कि मामूली लगी है, मगर आप गिर कैसे गए? पहले तो आप कभी नहीं गिरे। विराट बोला, कम ऑन दादी माँ, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, मामूली से जख्म है, जल्दी ठीक हो जाएगा, अब फिक्र मत कीजिए। अब आप जाकर सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है, मुझे भी नींद आ रही है। दादी माँ बोली, आप खाना नहीं खाएंगे क्या? नहीं दादी माँ, भूख नहीं है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, कहकर विराट सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाने लगा तो पीछे से दादी माँ उससे बोली, विराट क्या बात है बेटा, आज आप हमसे नजर मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं, हमसे नजर चुरा रहे हैं, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? विराट बोला, नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूँ, सो जाऊंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। विराट अपने मन में बोला, काश दादी माँ हम आपको बता पाते कि आज आपका विराट कितना गिरा हुआ काम करके आया है। अगर आप जानोगे तो जिंदगी भर हमें माफ नहीं कर पाओगी। सोचता हुआ विराट सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। अपने कमरे में आकर विराट परिणीता के बारे में ही सोचता रहा। परिणीता का नफरत से भरा चेहरा बार बार उसकी आंखों के आगे घूमता रहा। कितनी नफरत थी उसकी आंखों में। उसने विराट को मारने की कोशिश की, फिर खुद की भी जान लेनी चाहिए। विराट का मन अपने ही किए कर्म पर उसे धिक्कार रहा था। एक तरफा प्यार ने उसे क्या से क्या बना दिया था। हमेशा लड़कियों से दूर रहने वाला विराट आज एक लड़की का गुनहगार बन चुका था। क्या अपने इस गुनाह के लिए वो कभी खुद को माफ कर पाएगा? क्या परिणीता उसे माफ कर पाएगी? अगर वो उसे अपना भी लेती है तो क्या वो कभी विराट को वो इज्जत दे पाएगी जो पहले उसके दिल में थी? क्या वो कभी उसके प्यार को समझ पाएगी? ऐसे हजारों सवाल विराट के दिल में कुल बुला रहे थे, जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। विराट को कहीं चैन नहीं आ रहा था। बार बार उसे परिणीता की फिक्र सता रही थी। किस हाल में होगी? वो रो रही होगी, उसे कोस रही होगी। नींद तो उसकी आंखों में दूर दूर तक नहीं थी। वो परिणीता से बात करना चाहता था, उससे कहना चाहता था कि जितनी इस वक्त वो दुखी है उतना ही वो भी दुखी है। काफी सोचने के बाद जब विराट से और रहा नहीं गया तो उसने परिणीता को फोन करके उसका हाल जानना चाहा, मगर वो जानता था कि परिणीता उसका मोबाइल कॉल तो नहीं लेगी, तो उसने अपने लैंडलाइन फोन से ही उसके कमरे के लैंडलाइन नंबर पर फोन किया। काफी देर तक फोन की घंटी बजने के बाद आखिर परिणीता ने फोन उठाया। एक बेहद उदास सी आवाज विराट को सुनाई दी। हेलो परिणीता, हम विराट। विराट की आवाज सुनते ही परिणीता के तन बदन में आग लग गई। वो बिना कुछ बोले फोन रखने ही वाली थी कि उसी वक्त विराट बोला, प्लीज परिणीता फोन मत रखना, तुम्हें कसम है उसकी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो, बस एक बार हमारी बात सुन लो प्लीज। परिणीता बोली कुछ नहीं, मगर उसने फोन नहीं काटा। परिणीता को खामोश देखकर विराट जान गया कि वो उससे बात नहीं करना चाहती, मगर वो विराट की बात सुनने को तैयार है। विराट बोला, हम जानते हैं परिणीता, बहुत नाराज हो तुम हमसे, कोई बात भी नहीं करना चाहती, तुम्हारा नाराज होना जायज भी है। परिणीता हम जानते हैं कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन परिणीता प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम्हें इतना दुखी और उदास होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए तुम खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो। कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। हमारे लिए तुम अब भी वैसे ही हो जैसे पहले थी।
हम अब भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे और हमेशा करते रहेंगे। परिणीता, हम जल्दी ही तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांग लेंगे। हमारी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। हमारी पत्नी बनकर तुम बहुत खुश रहोगी। परिणीता, शादी के बाद तुम्हें भी हमसे प्यार हो जाएगा। फिर हम हमेशा खुश रहेंगे। हम तुम्हें वो सब देंगे परिणीता जिसकी तुम्हें चाहत है। तुम्हारा हर सपना पूरा करेंगे। वो सारे अरमान पूरे करेंगे जो तुम्हारे दिल में है। परिणीता, हम तुम्हें बोल चुके जो बोलना था। विराट की बात काट कर परिणीता बोल पड़ी। अब सुनो, अगर आज के बाद तुमने मुझसे मिलने की या फोन करने की कोशिश की तो याद रखना, उस वक्त तो तुम बच गए मगर अगली बार नहीं बचोगे। अगर मुझे मेरी माँ का ख्याल ना होता तो तुम्हें मार कर खुद फांसी चढ़ जाती। तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम जैसे लोग की तो फितरत ही ऐसी होती है। दुनिया की हर मजबूर लड़की को तुम अपनी जागीर समझते हो और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाना अपना हक समझते हो। तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीनी है। तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे। मेरे आंसू तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और ना मेरा भगवान तुम्हें कभी माफ करेगा। जो आग तुमने मेरे जीवन में लगाई है उस आग में तुम भी चलोगे। सुना तुमने, तुम भी उस आग में जीवन भर चलोगे। कहकर परिणीता ने फोन दूर फेंक दिया और बिलक बिलक कर रो पड़ी। परिणीता ने फोन पटक कर दूर फेंका तो फोन की लाइन कट गई। परिणीता की नफरत विराट के दिल में खंजर की तरह चुभी। इतनी नफरत, हम तुम्हें कैसे समझाएं परिणीता कि हमारा प्यार हवस नहीं है। हम प्यार करते हैं तुमसे। जैसा तुम समझ रही हो हम वैसे नहीं हैं। हमसे नफरत मत करो परिणीता, प्लीज हमें एक मौका दो। मगर हम जानते हैं परिणीता, अभी तुम गुस्से में हो और गुस्से में इंसान हमेशा गलत ही सोचता है। जब तुम्हारा गुस्सा उतरेगा तब तुम हमारे प्यार को समझोगी। फिर उसने अपने बेड की साइड ड्रॉर में से परिणीता की फोटो निकाली और उसे प्यार से देखकर बोला, कभी कभी मंजिल को पाने के लिए हमें कांटों भरी राह से भी गुजरना पड़ता है। उन राहों पर चलकर हमें तकलीफ तो होती है, मगर जब हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो हम वो सारी तकलीफ भूल जाते हैं। इस वक्त तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, मगर ऐसा नहीं है परिणीता। हमने तुम्हारे लिए जो नई राहें तैयार की हैं वो राहें तुम्हें एक ऐसी मंजिल तक ले जाएंगी जिसमें तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां होंगी, प्यार ही प्यार होगा। परिणीता, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे सपने हमारे सपनों में मिल जाएंगे। तुम हमारी हो जाओगी। परिणीता, आज हमने तुम्हें अपनी तकदीर में लिख लिया है। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब भगवान को भी अपने लेख बदलने होंगे। तुम्हारा प्यार अजय की किस्मत से मिटाकर हमारी किस्मत में लिखना होगा। परिणीता के हसीन ख्यालों में खोया हुआ विराट सो गया। परिणीता सारी रात आंसू बहाती रही। पूरी रात वो सोचती रही कि अचानक ये क्या हो गया। एक ही पल में उसकी सारी दुनिया ही बदल गई। सारे सपने बिखर गए जो उसके दिल में भगवान का दर्जा रखता था। अचानक ही वो शैतान कैसे बन गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उससे विराट को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अजय ने भी उसे कितना समझाया मगर उसने उसकी एक बात नहीं मानी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अजय उससे कुछ कहे और वो उसकी बात पर भरोसा ना करे। ऐसा पहली बार हुआ था और किसी गैर पर अंधे होकर भरोसे करने का ही उसे ऐसा फल मिला था। अब तो वो इस काबिल भी नहीं रही कि अजय से नजर मिला सके। उसके प्यार की अमानत तो एक विश्वासघाती के हाथों लूट चुकी थी। अब उसके पास अजय को देने के लिए कुछ नहीं था। उसका अजय की दुल्हन बनने का सपना टूटकर बिखर चुका था। अपनी इस नापाक शरीर पर अजय का सुहाग का जोड़ा वो कैसे पहन पाएगी। अपनी मुरझाई हुई आशाओं का दीप वो अजय के जीवन में कैसे जलाएगी। क्या कहेगी उससे, कैसे बताएगी उसे। उसकी पूरी रात इन्हीं विचारों और ख्यालों में गुजर गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह का सूरज निकल गया, मगर वो अपने ही गम के अंधेरों में डूबी अपने बिस्तर पर ही लेटी रही। आज के सूरज की रोशनी उसे उसका मुंह चढ़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। जब काफी दिन निकल आया और फिर भी परिणीता नहीं उठी तो उसकी माँ ने उसके कमरे में आकर खिड़कियों के पर्दे हटाए तो सूरज की रोशनी परिणीता के चेहरे पर पड़ी। माँ उसे जगाते हुए बोली, परिणीता, आज उठना नहीं है क्या? कितना दिन निकल आया है और कितना सोएगी? माँ की बात सुनकर परिणीता उठकर बैठ गई और सुनी आंखों से अपनी माँ को देखने लगी। काश माँ, मैं तुम्हें बता पाती कि कल रात तुम्हारी बेटी पर क्या पहाड़ टूटा है, मगर मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये जानकर तुम तो मर ही जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती माँ। माँ बोली,
तू चुप क्यों है? क्या सोच रही है? आज तुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या? परिणीता बोली। माँ, अगर आज पापा और भैया जिंदा होते तो कितना अच्छा होता ना। माँ बोली, ये आज अचानक तुझे उनकी याद कैसे आ गई? परिणीता बोली, माँ, आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। पिता और भाई के साए में हर लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। उसे किसी की बुरी नजर का डर नहीं होता। जिस लड़की का कोई सहारा नहीं होता, उस पर जो भी नजर उठती है बुरी ही उठती है। माँ घबरा कर बोली, परिणीता मेरी बच्ची, ये आज तू कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ बेटी? क्या क्या तुझ पर किसी ने बुरी नजर डाली है? परिणीता अपने मन में बोली, सिर्फ बुरी नजर ही नहीं डाली माँ, मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी है। माँ बोली, परिणीता तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही दिल भर आया। माँ उसे समझाते हुए बोली, यूं उदास नहीं होती बेटी। जिनको जाना था वो तो चले गए, अब उन्हें याद करके रोने से क्या फायदा? मुझे तो तू हमेशा याद करके रोने से मना करती है, और आज खुद ही। माँ, अचानक परिणीता माँ से लिपट कर रोने लगी। माँ उसे चुप कराते हुए खुद भी रोने लगी। माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोती नहीं। दोनों के आंसू तो एक थे, मगर दोनों का दर्द अलग था। विराट हर रोज की तरह सुबह तैयार होकर ऑफिस पहुंचा, मगर परिणीता ऑफिस नहीं आई थी। विराट का ध्यान किसी काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बार बार कभी घड़ी की तरफ तो कभी परिणीता के कैबिन की तरफ देख रहा था। पता तो उसे था कि परिणीता आज ऑफिस नहीं आएगी, मगर फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वो आ जाए। विराट कितनी बार परिणीता को फोन करने की कोशिश कर चुका था, मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। विराट का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। बार बार उसे परिणीता का ख्याल सता रहा था कि वो किस हाल में होगी और क्या कर रही होगी। विराट की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो एक बार परिणीता से मिलकर उसे समझाना चाहता था। अपने केबिन से निकलकर विराट परिणीता के केबिन में आ गया। उसके केबिन में आकर देखा, परिणीता के टेबल पर उसका पर्स पड़ा था। विराट ने पर्स उठाकर उसे खोलकर देखा। परिणीता का मोबाइल उसके पर्स में ही था। मतलब इतनी देर से जो विराट उसे फोन कर रहा था, वो कॉल परिणीता तक पहुंचे ही नहीं। परिणीता का पर्स लेकर उसका पर्स उसे देने के बहाने विराट परिणीता के घर की तरफ चल पड़ा। परिणीता के घर पहुंचकर विराट ने उसके घर की डोरबेल बजाई तो दरवाजा नौकरानी शांता ने खोला। शांता विराट को ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद परिणीता की माँ शांता का हाथ पकड़ कर आई। उन्हें देखकर विराट खड़ा हो गया। आज वो परिणीता की माँ से पहली बार मिल रहा था, मगर परिणीता से उनके बारे में इतना कुछ सुन रखा था कि उन्हें पहचानने में वक्त नहीं लगा। शांता उन्हें सोफे पर बिठाकर वहां से चली गई। विराट बोला, नमस्ते माँ जी। माँ बोली, जीते रहो। तुम कौन हो बेटा और किससे मिलना है? जी हमारा नाम विराट है हम। माँ बोली, परिणीता जहाँ काम करती है आप वहाँ के मालिक हैं, है ना? परिणीता से आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत तारीफ करती है वो आपकी। मैंने तो उससे कितनी बार कहा था कि आप घर लेकर आए, मगर वो कभी आपको लेकर ही नहीं आई। विराट बोला, जी परिणीता ने तो कई बार कहा था, मगर काम में कभी वक्त ही नहीं मिला। विराट अपने मन में बोला, लगता है कल रात के बारे में परिणीता ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। माँ बोली, जी हाँ, आप जैसे बड़े आदमी के पास इतना वक्त भी कहाँ होता है। विराट बोला, माँ जी हम आपके बेटे जैसे हैं, तो आप हमसे वैसे ही बात कीजिए जैसे एक माँ अपने बेटे से करती है। माँ बोली, परिणीता ने बताया था मुझे कि तुम में पैसे का जरा सा भी गुमान नहीं है। आज देख भी लिया कि वो जो तुम्हारे बारे में कहती है वो कम ही है। तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया में आज भी हैं, ये तुम्हें जानकर ही पता चला। परिणीता तो तुम्हारी तारीफें करती नहीं थकती। बेटा तुमने परिणीता के लिए जो किया वो आज के जमाने में कोई किसी के लिए नहीं करता। विराट बोला, माँ जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आज जो कुछ भी परिणीता के पास है वो उसकी मेहनत का ही फल है। वो खुद बहुत टैलेंटेड है। आज वो जो कुछ भी है वो अपने टैलेंट की वजह से है। वैसे विराट ने घर के चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा, माँ जी परिणीता घर में नहीं है क्या? कहाँ है वो? आज वो ऑफिस नहीं आई। माँ ने जवाब दिया, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। एक अजीब सी उदासी महसूस की मैंने उसकी आवाज में। सुबह सुबह अपने पिता और भाई को याद करके रोने लगी। फिर उन्होंने सुबह की सारी बात बता दी। मेरा मन तो घबरा गया उसकी बातें सुनकर। वैसे मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, छोटी मोटी परेशानियों से कभी घबराती नहीं है। फिर आज पता नहीं क्या हो गया, लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। फिर रोते रोते मेरी गोद में सिर रखकर सो गई।
रोज तो ऑफिस जाने के लिए घर में हंगामा मचा देती है, मगर आज उसने ऑफिस का नाम तक नहीं लिया। मुझे लगता है शायद वो अजय के जाने की वजह से उदास है। बचपन से दोनों साथ हैं। इस बीच अजय कभी से दूर नहीं गया। शायद उसकी दूरी सह नहीं पा रही है, इसलिए ऐसी उदासी भरी बातें कर रही थी। बेटा, वो इतनी थकी हुई लग रही थी कि मेरा उसे जगाने का मन नहीं किया। अगर तुम कहो तो मैं उसे। विराट बोला। नहीं माँ जी, रहने दीजिए। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करने दीजिए उसे, हम चलते हैं। माँ बोली। बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जी कहिए माँ जी। माँ बोली। बेटा, मैं जानती हूँ परिणीता तुम्हारी एक मुलाजिम है और उसे तुम्हारा हर हुक्म मानना पड़ेगा, मगर मेरी एक विनती है तुमसे बेटा, अगर हो सके तो उसे ज्यादा रात तक ऑफिस में ना रोका करो। ऐसी बात नहीं है कि मुझे मेरी बेटी पर भरोसा नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मगर तुम तो जानते हो जमाना कितना खराब है। वैसे भी बिन बाप की बेटियां बिना छत के घरों की होती हैं, जिन पर हर किसी की बुरी नजर पड़ती है। ऐसे में अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं सह नहीं पाऊंगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। उनकी बातों ने विराट को झकझोर कर रख दिया। जिस ऊंच नीच का उन्हें डर है, विराट उन सारी हदों को कल रात ही पार कर चुका है। माँ बोली। मेरी बात का बुरा मत लगाना बेटा, वो क्या है ना, मेरे जीने का वही एक सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीऊंगी। विराट बोला। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, परिणीता को कुछ नहीं होगा। हम आगे से ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं, आप परिणीता का ख्याल रखिएगा। माँ बोली। अरे ऐसे ही चले जाओगे क्या? न चाय न पानी, परिणीता को पता चलेगा तो झगड़ पड़ेगी मुझसे। मैं चाय मंगवाती हूँ शांता। विराट बोला। नहीं माँ जी, चाय की जरूरत नहीं है, आज नहीं फिर किसी दिन आएंगे, चाय भी पियेंगे और खाना भी खाएंगे। आज हम जरा जल्दी में हैं। प्लीज आप परिणीता का ख्याल रखिए, उसे अकेला मत छोड़िए। विराट उठकर जाने लगा। जाने से पहले उसने परिणीता की माँ के पांव छुए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारे मन की हर मुराद पूरी करे। विराट बोला। कहते हैं कि बड़ों की दुआएं कभी बेअसर नहीं जाती। माँ मुस्कुराकर बोली। हाँ, दिल से दी दुआ कभी बेअसर नहीं जाती। थैंक यू माँ जी, आपकी इसी आशीर्वाद की जरूरत थी हमें। फिर विराट वहां से चला गया। विराट परिणीता के घर इस उम्मीद से गया था कि परिणीता को समझाकर उसे शादी के लिए मना सके और उसकी माँ से उसका हाथ मांग सके। उसे पूरी उम्मीद थी कि कल रात के बाद वो विराट से शादी करने के लिए इनकार नहीं करेगी। मजबूर होकर ही सही उसे विराट से शादी करनी पड़ेगी। मगर परिणीता की माँ का ममता से भरा चेहरा देखकर उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहता भी क्या उनसे कि जिसकी वो इतनी तारीफ कर रही है, उस इंसान ने उनकी बेटी को बेआबरू किया है। कैसे बताता उन्हें कि परिणीता की उदासी और उसके रोने की वजह उसके पिता या भाई की याद नहीं, बल्कि उसका किया धोखा है। वो कुछ कह नहीं पाया उनसे, और फिर परिणीता ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था, इसलिए विराट को चुपचाप वहां से लौटना पड़ा। परिणीता जब नींद से जागी तो उसने अपने कमरे में अपना पर्स पड़ा देखा। उसे याद आया कि वो पर्स कल रात ऑफिस में ही रह गया था। उसने शांता को बुलाकर पूछा कि ये पर्स उसके कमरे में कैसे आया, तो उसने उसे विराट के आने के बारे में बताया। यह सुनकर परिणीता के तन बदन में आग लग गई। फिर कुछ सोचकर वो घर से बाहर चली गई। विराट अपने केबिन में अपनी कुर्सी से सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठा था। तभी अचानक उसके टेबल पर कुछ गिरने की आवाज आई तो विराट ने एकदम से आंखें खोलकर टेबल पर देखा तो उसके सामने टेबल पर एक चाबी पड़ी थी। विराट ने पहले चाबी को देखा, फिर गुस्से से केबिन के दरवाजे की तरफ देखा तो देखकर हैरान रह गया। दरवाजे पर गुस्से से उसे घूरती हुई परिणीता खड़ी थी। विराट बोला, परिणीता तुम, ये क्या हरकत है? परिणीता गुस्से में बोली, वो घर तुम्हारा है तो तुम्हें वहां आने से तो मैं रोक नहीं सकती, मगर मैं वो घर छोड़ तो सकती हूँ। नफरत भरी आवाज में बोलती हुई परिणीता विराट के सामने आकर खड़ी हो गई। ये तुम्हारे घर की चाबी है और ये रही तुम्हारी गाड़ी की चाबी विद ड्राइवर, और क्योंकि ये नौकरी, ये प्रमोशन मेरी काबिलियत नहीं, तुम्हारे गंदे इरादों का एक हिस्सा थी, तो इस नौकरी से कमाया हुआ एक भी पैसा अपने पास रखना मेरे लिए एक गुनाह है। तो ये रहा मेरे अकाउंट का एटीएम कार्ड, इसका पासवर्ड मैसेज कर दूंगी तुम्हें, और ये रहा तुम्हारा स्मार्टफोन, और ये रही तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी दौलत। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। अब दोबारा कभी मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना जान से मार डालूंगी तुम्हें। याद रखना मेरी ये बात।
विराट का दिया एक एक सामान उसके सामने टेबल पर रखकर विराट को कड़े शब्दों में चेतावनी देकर परिणीता जाने लगी तो विराट उसके पीछे आकर उसे रोककर बोला, ये क्या पागलपन है परिणीता? तुम नौकरी छोड़ रही हो? क्या करोगी ये नौकरी छोड़कर? और तुम्हें क्या लगता है कि नौकरी छोड़ना इतना आसान है क्या? परिणीता, तुमने हमारी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, तुम ये नौकरी ऐसे नहीं छोड़ सकती। परिणीता भड़क कर बोली, भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा एग्रीमेंट। मुझे अब किसी बात की परवाह नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, चाहे तो मुझे जेल भेज दो, मगर पुलिस के पास जाने से पहले मेरी एक बात याद रखना। अगर मैंने पुलिस को तुम्हारी कल रात की करतूत बता दी और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दी तो तुम्हारी सारी रेपुटेशन, तुम्हारी शान और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ते देर नहीं लगेंगी। इसलिए कहती हूँ, दूर रहो मुझसे, वरना जो आग तुमने मेरे दामन में लगाई है उसमें तुम खुद भी जल जाओगे। परिणीता का गुस्से और नफरत से भरा ये रूप देखकर विराट हक्का बक्का रह गया। विराट को अपनी बात कहकर परिणीता कैबिन से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद विराट कुछ देर यूं ही दरवाजे की तरफ देखता रहा, फिर अपने आप से ही बोला, जल रहे हैं परिणीता, हम भी उस आग में जल रहे हैं, मगर उससे ज्यादा हमें तुम्हारी ये नफरत जला रही है। अब तो हम डरने लगे हैं कि तुम्हें पाने की हमारी ये कोशिश कहीं हमारा गुनाह बनकर ना रह जाए। हम ऐसा क्या करें परिणीता जो तुम हमारी बात समझ सको? तुम तो हमारी कोई बात सुनने तक को तैयार नहीं हो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो परिणीता को कैसे समझाए, कैसे बनाए उसे। फिर वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा, अगर परिणीता ऐसे ही हमसे दूर जाती रही तो हम उसे कभी समझा नहीं पाएंगे और हमें देख देख कर उसकी नफरत बढ़ती रहेगी। हमारे ख्याल से हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, उसका गुस्सा उतरने तक हमें इंतजार करना चाहिए। हाँ, जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता हम उसके सामने नहीं जाएंगे, मगर उससे दूर रहकर उस पर नजर रखेंगे ताकि उसे कोई परेशानी न हो। फिर वो सोचने लगा कि वो ऐसा क्या करे जिससे परिणीता का गुस्सा शांत कर सके। मगर हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे परिणीता का गुस्सा कम से कम तो कर सके। कुछ ऐसा जिससे परिणीता को खुशी मिले, एक ऐसी खुशी जिससे परिणीता के होंठ मुस्कुराने के लिए मजबूर हो जाए, एक ऐसी खुशी जिसे पाकर उसका सारा दुख दूर हो जाए, उसका दर्द कम होगा, तभी तो वो कुछ ठीक से सोच सकेगी। मगर ऐसा क्या हो सकता है? काफी सोचने के बाद विराट को याद आया कि परिणीता को सबसे ज्यादा खुशी उसकी माँ की आंखों की रोशनी वापस मिलने से मिलेगी। यह एक ऐसी खुशी है जिससे परिणीता अपना हर दर्द, हर तकलीफ भूल जाएगी। उसके बाद विराट परिणीता के सामने नहीं गया, मगर दूर से उस पर नजर रखता ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो, और इंटरनेट पर परिणीता की माँ की आंखों के लिए आई डोनर की तलाश करता रहता। इसके अलावा वो खुद भी हर अस्पताल में जाकर आई डोनर की तलाश करता। नौकरी छोड़ने के बाद परिणीता विराट का घर छोड़कर अपनी माँ के साथ अपने पुराने वाले घर में रहने आ गई। अपनी माँ से उसने कहा कि वो ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने पुराने घर में जाना चाहती है, क्योंकि कुछ दिनों से उसे अपने घर की और वहां के लोगों की बहुत याद आ रही है। इसलिए वो कुछ दिन उन लोगों के बीच रहना चाहती है। परिणीता की खुशी के लिए माँ उसकी बात मान गई। परिणीता का जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ने का सफर फिर से शुरू हो चुका था। माँ को सच बताए बिना वो फिर से एक नई नौकरी की तलाश करने लगी, मगर इस बार वो बिल्कुल अकेली थी। उसके साथ न कोई सपना, न कोई अरमान और न कोई साथी था। जीने की तमन्ना तक मर चुकी थी, मगर वो जी रही थी अपनी अंधी माँ के लिए, बस उसकी खुशी के लिए। अपनी जिंदगी का ये जहर पी लिया था उसने। जब से होश संभाला था उसने बस एक ही सपना देखा था, अजय की दुल्हन बनकर उसके साथ जिंदगी गुजारने का, और आज उसका वो सपना बिखर चुका था। अजय का पुणे से फोन आया कि अजय जिस नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए गया था वो नौकरी उसे मिल गई है और उसे नौकरी ज्वाइन कर ली है, तो उसे वापस लौटने में कुछ दिन लग जाएंगे। इतना सब होने के बाद परिणीता के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की खबर थी। अजय को नौकरी मिल गई, उसका सपना पूरा हुआ। मगर अजय के लौटने पर वो उसे क्या बताएगी? कैसे बताएगी वो अजय को कि विराट ने कैसे उससे उनकी सारी खुशियां छीन ली, कैसे उसकी आबरू से खेलकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया? क्या वो अजय को वो सब बता पाएगी? अजय ये सच बर्दाश्त कर पाएगा? अगर गुस्से में आकर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी। अभी अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई है। अब वो अपनी वजह से उससे उसकी ये खुशी नहीं छीनेगी। वैसे भी अब उसकी जिंदगी में तो कुछ बचा नहीं है, मगर अजय के सपनों को वो बिखरने नहीं देगी। उसे अब खुद को अजय से दूर ले जाना होगा।
वैसे भी वो अब अजय के लायक नहीं रह गई थी, तो कैसे वो उसकी नजरों का सामना कर पाएगी? कैसे वो उससे शादी कर पाएगी? कैसे वो अपना ये अपवित्र शरीर अजय के प्यार की भेंट चढ़ा पाएगी? ये नापाक शरीर जिससे अब खुद भी उसे नफरत हो चुकी थी, क्या वो उसे अजय को सौंप सकेगी? नहीं, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। विराट की छूटन पर अजय के प्यार का सिंदूर वो कभी नहीं सजाएगी। परिणीता अपने मन में ये फैसला कर चुकी थी कि वो अब अजय से दूर चली जाएगी। वो खुद को अजय से इतना दूर ले जाएगी कि अजय चाहकर भी उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। अजय की दुल्हन बनने का उसका सपना तो टूट चुका था, मगर वो अजय के सपनों को टूटने नहीं देगी। अजय का हर सपना पूरा होगा। बस उन सपनों में अब कहीं परिणीता नहीं होगी। उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी होगी। एक नई राह पर चलकर अपनी मंजिल तलाशनी होगी, जिसमें परिणीता का नामो निशान भी नहीं होगा। परिणीता की नफरत विराट से सही नहीं जा रही थी, मगर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो परिणीता का दोषी है तो उसे उसका गुस्सा बर्दाश्त करना ही होगा। ऐसे गुस्से में वो उसकी कोई भी बात समझ नहीं पाएगी। इस हाल में उसे उसकी सीधी बात भी उल्टी ही लगेगी। इसलिए वो कुछ दिन तक परिणीता के सामने नहीं जाएगा। परिणीता को अपने पुराने घर में आए हुए काफी दिन हो चुके थे, मगर अभी तक उसने अपनी माँ को नौकरी छोड़ने के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो चाहती थी कि पहले वो नई नौकरी ढूंढ लेगी, फिर माँ को बता देगी। परिणीता कई जगह नौकरी का पता कर चुकी थी, मगर उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली थी। परिणीता को नौकरी ढूंढने के साथ साथ घर में भी संघर्ष करना पड़ रहा था। अपनी माँ से सच छुपाकर, अपना दुख छुपाकर और घर में आए पैसों की कमी की सच्चाई छुपाकर उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। घर के खर्च के लिए और माँ की दवाई के लिए उसे अपने कानों में पहने हुए इयररिंग बेचने पड़े। विराट, जो दूर रहकर भी परिणीता की पूरी खबर रख रहा था, उसे पता चला कि परिणीता को पैसों के लिए अपने इयररिंग बेचने पड़े हैं, तो उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने उस दुकान से परिणीता की इयररिंग खरीद कर अपने पास रख लिए, ताकि समय आने पर वो परिणीता को वापस लौटा सके। फिर उसने अपनी पहचान की कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट करके परिणीता को नौकरी देने के लिए कहा, तो उसने परिणीता को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया। मगर जल्दी ही परिणीता को पता चल गया कि वो नौकरी विराट की सिफारिश से उसे मिली है, तो उसने उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दी और विराट को फोन पर बहुत बुरा भला कहा। विराट मन महसूस कर रह गया। विराट लगातार परिणीता की मां के लिए आई डोनर की तलाश कर रहा था। एक दिन वो एक अस्पताल में किसी आई डोनर की तलाश में गया, मगर उसे कोई भी ऐसा आई डोनर नहीं मिला जिसकी हाल के हाल आंखें डोनेट की जा सके। फिर उसी अस्पताल में विराट ने एक औरत को जोर जोर से रोते हुए देखा। विराट के पूछने पर उसे पता चला कि उस औरत के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। विराट को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। विराट ने उसके डॉक्टर से बात की कि अगर उस मर्द व्यक्ति की आंखें उस व्यक्ति के परिवार वाले देने को तैयार हो जाए तो परिणीता की मां की आंखों की रोशनी उन्हें मिल सकती है। मगर उस व्यक्ति की विधवा पत्नी ने अपने मर्द पति की आंखें दान देने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर के काफी समझाने पर भी वो औरत नहीं मानी, तो विराट ने खुद उस औरत से बात की और उससे कहा कि अगर वो अपने पति की आंखें देने को तैयार हो जाती है तो वो उन्हें उसके लिए मुंह मांगी कीमत देगा और उनके बेटे के इलाज का सारा खर्च भी वो करेगा। इससे उनके परिवार को जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी और किसी अंधे की आंखों को रोशनी भी मिल जाएगी। उस औरत का परिवार काफी गरीब था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उनमें से एक बेटा अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। अपने पति की मौत के बाद वो यही सोच रही थी कि अब वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगी और घायल बेटे के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएगी। जब विराट ने उसके सामने उसके पति की आंखों के बदले उसे मुंह मांगी कीमत देने की बात की और उसके बेटे की इलाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बात की, तो वो औरत सोचने लगी कि उसका पति तो अब मर ही चुका है। अगर उसकी आंखें देकर वो अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकती है और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे उसके बेटे की जिंदगी भी बच सकती है, तो आंखें देने में बुराई क्या है। आखिर वो पैसा उसके बच्चों की परवरिश के काम ही तो आने वाला है। वो औरत आंखें देने के लिए मान गई, तो विराट ने उस औरत को इतने पैसे दिए जिससे वो औरत आराम से अपने बच्चों की परवरिश कर सके। साथ ही उसने उसके बेटे को एक बड़े अस्पताल में एडमिट करवाकर अपनी देख रेख में उसका इलाज शुरू करवा दिया। और फिर उसने उस डॉक्टर को जिसने परिणीता की माँ की आंखों का चेकअप किया था उन्हें बताया कि परिणीता की माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए आई डोनर मिल गया है और अब उन्हें जल्द से जल्द
परिणीता की माँ की आंखों का ऑपरेशन करना होगा। उस डॉक्टर ने परिणीता को बताया कि वो जितना जल्दी हो सके अपनी माँ को ऑपरेशन के लिए एडमिट करवा दे। परिणीता के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो उन आंखों की रोशनी भी बेकार हो जाएगी, इसलिए वो पैसों की फिक्र ना करे। दरअसल ऑपरेशन के पैसे विराट दे चुका था, मगर उसने डॉक्टर को परिणीता को ये बताने से मना कर दिया था और ये भी बताने से मना कर दिया था कि आई डोनर का इंतजाम विराट ने किया था। डॉक्टर ने परिणीता को कुछ नहीं बताया। परिणीता अपनी माँ को ऑपरेशन के लिए अस्पताल तो ले गई, मगर इत्तेफाक से उसने डॉक्टर से मिलकर अस्पताल से निकलते हुए विराट को देख लिया। वो समझ गई कि उसकी माँ के ऑपरेशन के पैसे विराट ने ही डॉक्टर को दिए होंगे। परिणीता माँ को अस्पताल में एडमिट करवा कर खुद पैसों का इंतजाम करने चली गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ की आंखों का ऑपरेशन विराट के पैसों से हो। घर जाकर उसने वो गहने बेच दिए जो उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए बना रखे थे और उन पैसों से डॉक्टर के ऑपरेशन की फीस चुका दी। डॉक्टर ने जब विराट को बताया कि पंडिता ने ऑपरेशन के सारे पैसे दे दिए हैं, तो विराट को ये समझते देर नहीं लगी कि उन पैसों का इंतजाम उसने फिर से अपने गहने बेचकर किया होगा। विराट ने परिणीता के वो सब गहने भी खरीद कर अपने पास रख लिए ताकि वक्त आने पर वो परिणीता को वो सारे गहने लौटा सके। ऑपरेशन कामयाब रहा। बस कुछ दिनों के बाद आंखों की पट्टी खुलेगी और फिर वो अपनी आंखों से इस दुनिया को देख सकेंगी। परिणीता खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि अब उसकी माँ अपनी आंखों से सब कुछ देख सकेंगी। परिणीता का गुस्सा और नफरत विराट को तड़पा रहा था, मगर वो जानता था कि अगर उसने आग लगाई है तो आग की आंच भी उसे सहनी ही होगी। उसे यकीन था कि अपनी माँ की आंखों की रोशनी की खुशी उसके दर्द को कुछ कम कर देगी और तब उसका गुस्सा थोड़ा कम होगा। फिर शायद वो विराट की बात सुनकर उसे कुछ बात समझने की कोशिश कर सके। तब तक उसे इंतजार करना होगा। तभी विराट को अपने बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना पड़ा। वो परिणीता को इस हाल में छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, मगर परिणीता से कुछ दूर दूर रहने के इरादे से उसे उससे दूर जाना ही ठीक लगा, क्योंकि यहाँ रहकर उससे दूर रह पाना तो विराट के बस में नहीं था। इसीलिए वो चला गया। परिणीता सारा दिन नौकरी की तलाश करके थकी हारी घर लौट रही थी। वो अपनी ही सोचों में वो अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। आवाज जानी पहचानी थी। उसने खड़ी होकर पीछे पलटकर देखा तो खुशी से उसका दिल खिल उठा। उसके होठों पर हैरानी भरी खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पीछे उसे पुकारता हुआ अजय चला आ रहा था। उसे देखकर परिणीता वहीं जड़ सी खड़ी रह गई। एक कदम भी वहां से हिल नहीं पाई। अजय उसके पास आकर हाँफता हुआ बोला, कितनी दूर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, मगर मेरी एक भी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पड़ी। न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी तुम। अजय, तुम कब आए? आज, बस कुछ देर पहले। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे नए घर जाने वाला था, मगर फिर माँ ने बताया कि तुम आजकल यहीं रह रही हो, तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर ही जा रहा था कि तुम नजर आ गई। मगर परिणीता, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तुम्हारे उस नए घर का क्या हुआ? परिणीता बोली, क्यों, मैं यहाँ नहीं रह सकती क्या? मेरा घर है, मैं जब चाहे अपने घर रहने आ सकती हूँ, है ना? कहकर परिणीता फिर से चलने लगी तो अजय भी उसके साथ साथ चलने लगा। अजय बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था कि अक्सर लोग बड़े घरों में जाकर छोटे घरों को भूल जाते हैं, मगर तुम तो। परिणीता बोली, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो अजय। मैंने कभी भी बड़े घर की चाहत नहीं की और मेरा ये मानना है कि इंसान को वहीं रहना चाहिए जहां मन को शांति मिले। अचानक अजय रुक गया और परिणीता को कंधे से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन को शांति कहाँ मिलेगी, वहां जहां मैं हूँ तुम्हारे साथ, है ना? परिणीता ने एक पल के लिए अजय की तरफ देखा। अजय की आंखों में परिणीता के लिए असीम प्यार था। परिणीता उसकी आंखों का सामना नहीं कर पाई और नसें फेर कर आगे चल दी। अजय उसके साथ चलते हुए उसे शिकायत करते हुए बोला, ये क्या परिणीता, मैं कितना कुछ सोच रहा था। मैंने सोचा था कि मेरी नौकरी मिलने की खुशी में तुम बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होंगी और मुझे सामने देखकर खुशी से झूमती हुई दौड़कर मेरे गले से लग जाओगी, मगर यहाँ तो तुमने मुझे नौकरी मिलने की मुबारकबाद भी नहीं दी। परिणीता बोली, ओह। परिणीता एकदम से रुक गई। आई एम सो सॉरी अजय, बहुत बहुत मुबारक हो। सचमुच अजय, इस खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कोई दूसरी खुशी नहीं है। अजय बोला, मैं जानता हूँ परिणीता, मेरी नौकरी मिलने की खुशी मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हें है, क्योंकि आज मुझे अगर ये नौकरी मिली है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से।
तुम अगर मुझे हौसला ना देती, मेरी हिम्मत ना बढ़ाती, तो मैं कब का हिम्मत हार चुका होता और मुझे ये नौकरी कभी ना मिलती। तुम्हारे प्यार और विश्वास के कारण ही आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाया हूँ। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मैं कब का टूट चुका होता। परिणीता बोली, मैंने क्या किया है अजय? तुम इसके काबिल थे, तुम्हारी काबिलियत ही तुम्हारे काम आई है। अजय बोला, मेरी काबिलियत के साथ साथ तुम्हारी दुआएं भी तो हैं जो तुमने दिन रात मेरे लिए की हैं। परिणीता, तुम्हारी दुआओं का फल तो हमें मिल गया। अब बस हमें अपने उस सपने को अंजाम देना है जो हम दोनों ने साथ मिलकर देखा है, और बहुत जल्द हमारा वो सपना भी पूरा होगा। जाने से पहले मैंने तुमसे जो वादा किया था, अब वक्त आ गया है कि मैं अपना वो वादा पूरा करूं। परिणीता, अब बहुत जल्दी हमारी शादी होगी। तुम मेरी दुल्हन बनोगी, हमारी एक छोटी सी दुनिया होगी जिसमें तुम्हारे और मेरे सिवा सिर्फ प्यार होगा, हम दोनों का बेशुमार प्यार। परिणीता अजय की बातें सुनकर घबरा गई। परिणीता बोली, अजय रास्ते में ही सारी बातें कर लोगे क्या? घर नहीं चलोगे? चलो घर चलते हैं। फिर परिणीता बिना रुके तेज तेज कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ गई। अजय भी उसके साथ चल दिया। बड़े उदास से मन से परिणीता घर में दाखिल हुई। माँ बोली, कौन? परिणीता बेटी? परिणीता की माँ ने आहट सुनकर पूछा। उनकी आंखों पर अभी पट्टी बंधी थी। परिणीता बोली, हाँ माँ। परिणीता ने ढाल सी होकर कुर्सी पर बैठ गई। अजय ने आगे बढ़कर परिणीता की माँ के पांव छुए तो माँ ने चौंक कर पूछा, कौन? अजय बोला, मैं हूँ चाची। माँ खुश होकर बोली, अरे अजय, तुम कब आए? बेटा कितने दिन लगा दिए तुमने पूना में? अजय बोला, मैंने फोन करके बताया तो था चाची कि मुझे कुछ दिन लग जाएंगे लौटने में। फिर वो मिठाई का डिब्बा उनके आगे करके बोला, लो चाची, मेरी नौकरी मिलने की खुशी में मुंह मीठा करो। माँ मिठाई का एक टुकड़ा लेकर बोली, हाँ बेटा, मुझे पता चला कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। भगवान करे तुम कामयाबी की हर बुलंदी को छुओ। अजय बोला, आपको भी मुबारक हो चाची, आपकी आंखों का ऑपरेशन हो गया। अब तो आप अपनी आंखों से देख सकेंगी। हाँ बेटा, भगवान परिणीता जैसी बेटी सबको दे। इसने बेटी होकर बेटे का हर फर्ज निभाया है। इसी की कोशिश से मैं फिर से दुनिया अपनी आंखों से देख सकूंगी। अजय बोला, वो तो ठीक है, मगर चाची ये परिणीता इतनी चुप क्यों है? लगता है नाराज हो गई है। फिर वो मिठाई का डिब्बा परिणीता के आगे करके बोला, मैंने पहले तुम्हारा मुंह मीठा नहीं कराया ना? सॉरी, मगर कहते हैं ना, किसी भी शुभ मौके पर सबसे पहले बड़ों का मुंह मीठा कराना चाहिए ना। इसीलिए परिणीता अजय को देखकर हल्के से मुस्कुराई, फिर मिठाई लेकर खाने लगी। माँ बोली, अजय बेटा, अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अजय बोला, हाँ चाची, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि शादी करके परिणीता को अपनी दुल्हन बनाकर आपसे दूर ही ले जाऊं। माँ बोली, तुम सच कह रहे हो अजय? अजय बोला, हाँ चाची, जी भर के लाड कर लो अपनी बेटी को, क्योंकि अब वो इस घर में बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। क्यों परिणीता, तुम्हारा क्या ख्याल है? अजय परिणीता की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराया, मगर परिणीता कुछ नहीं बोली। वो एकदम से खड़ी होकर बोली, अजय तुम माँ से बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर वो रसोई में चाय बनाने चली गई। उसके जाने के बाद अजय माँ से बोला, चाची, ये परिणीता को क्या हुआ? बहुत बदली बदली सी लग रही है। माँ उदास होकर बोली, क्या तुझे भी ऐसा ही लगा? अजय बोला, हाँ, एक अजीब सा सुनापन है उसके चेहरे पर। मुस्कुराती भी है तो लगता है जैसे मजबूर होकर मुस्कुरा रही है। माँ बोली, पता नहीं कुछ दिनों से उसे क्या हो गया है, एकदम खामोश सी हो गई है, न कुछ कहती है न कुछ बताती है। माँ एक ठंडी हाँ बढ़ते हुए बोली, बहुत दिनों से ऐसी हालत में ही देख रही हूँ। उसे न हंसती है और न खुलकर बात करती है, हर वक्त खोई खोई सी रहती है। कुछ पूछती हूँ तो हंसकर टाल देती है। कोयल की तरह चहकने वाली मेरी बेटी एकदम खामोश हो गई है। पहले मुझे लगा था कि शायद वो तुम्हारे लिए उदास है, इसलिए यहाँ रहने के लिए चली आई, मगर अब तुम्हें देखकर भी उसकी खामोशी नहीं टूटी, तो जरूर कोई बात है। कुछ तो हुआ है उसके साथ जो वो अपने दिल में दबाए बैठी है। मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ, महसूस तो कर सकती हूँ, और मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी बेटी ठीक नहीं है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो छुपा रही है। अजय बेटा, वो तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाती, तुम पूछो उससे, शायद तुम्हें ही कुछ बता दे। अजय बोला, आप फिक्र मत कीजिए चाची, अब मैं आ गया हूँ ना, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं भी उससे बात करता हूँ। फिर वो परिणीता के पीछे रसोई में चला गया। परिणीता गैस पर चाय चढ़ाकर किसी गहरी सोच में गुम थी। अजय कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसने गौर से परिणीता को देखा। उसे ये कोई और ही परिणीता नजर आ रही थी। सोनी आंखें, मुरझाया सा चेहरा, सूखे से होंठ
और माथे पर गहरी चिंता की लकीरें। परिणीता को ऐसे देखकर अजय का दिल भी तड़प कर रह गया। ये तो वो परिणीता नहीं है जिसे वो छोड़कर गया था। वो परिणीता तो सपनों और उमंगों से सराबोर थी, मगर ये परिणीता तो जैसे कोई उदासी की मूरत लग रही थी। अजय अपने मन में बोला, क्या हुआ है इसे? क्यों इतनी उदास है? आखिर क्या बात है जो वो छुपा रही है? अजय कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर अचानक रसोई के अंदर जाकर इधर उधर सामान उलट पुलट कर देखने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा है। उसे कुछ ढूंढते देखकर परिणीता ने अपनी सोचों से बाहर निकलकर उससे पूछा, अजय तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अजय बोला, वही ढूंढ रहा हूँ जो खो गया है। परिणीता बोली, मगर क्या खो गया है? अजय बोला, वही जो ढूंढ रहा हूँ। परिणीता बोली, मगर तुम ढूंढ क्या रहे हो, कुछ बताओगे? अजय बोला, बता तो रहा हूँ परिणीता, मैं वही ढूंढ रहा हूँ जो खो गया है। अजय वैसे ही सामान उलट पुलट कर देखता रहा तो परिणीता चिढ़ गई। परिणीता बोली, अजय अब अगर तुमने नहीं बताया तो मार खाओगे मुझसे। तो अजय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी परिणीता की मुस्कान जो कहीं खो गई है, और उसकी मुस्कान के बिना मेरी परिणीता मुझे अधूरी लगती है। तुम भी ढूंढो, देखो यहीं कहीं होगी, शायद मिल जाए। परिणीता बोली, अजय तुम भी ना। अजय की हरकत पर परिणीता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसे मुस्कुराते हुए देखकर अजय उसे प्यार से देखकर बोला, देखा ना, मिल गई। अब लग रहा है कि मैं अपनी परिणीता से मिल रहा हूँ। फिर वो उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी बिना इतनी उदास हो गई कि हंसना ही भूल गई, इतना मिस किया मुझे। परिणीता बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए? मैं चाय लेकर वहीं तो आ रही थी। अजय बोला, तुमसे अकेले में मिलना चाहता था इसलिए आ गया। तो मुझे कुछ बात भी करनी थी। परिणीता बोली, अजय बाहर चलकर बात करते हैं। नहीं, मुझे यहीं पर तुमसे बात करनी है। परिणीता बोली, क्या बात करनी है? अजय बोला, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी बदली सी क्यों लग रही हो? परिणीता बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्यों कुछ होगा भला? अजय बोला, अच्छा तो फिर ये बताओ तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम्हारे मोबाइल पर कितनी बार फोन किया, मगर हर बार फोन स्विच ऑफ था। अब कोई बहाना बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि चाची के सामने तुम्हारे बहाने चल जाते होंगे, मगर मेरे सामने नहीं चलेंगे। बताओ मुझे क्या बात है? परिणीता बोली, मैंने कहा ना अजय, कोई बात नहीं है, तुम खामखा चिंता कर रहे हो। अजय बोला, नहीं परिणीता, कुछ तो बात है। तुम्हारे चेहरे का हर भाव बता रहा है कि जरूर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। परिणीता मन में बोली, क्या बताऊं तुम्हें अजय, कैसे बताऊं कि ये परिणीता अब तुम्हारी बनने के लायक नहीं रही, लूट चुकी है, विराट के हाथों बर्बाद हो चुकी है। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अजय बोला, परिणीता फिर से कहाँ खो गई? देखो चाय उबल रही है। परिणीता ने झट से गैस बंद किया और चाय कप में डालने लगी। अजय उसे देखता रहा। इतनी देर में तो परिणीता हजारों बातें कर लेती थी उसके साथ, मगर आज वो इतनी खामोश है कि अजय को खुद बार बार उसे बुलाना पड़ रहा है। जब परिणीता तीनों कप में चाय डालकर कप ट्रे में रख चुकी तो अजय उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ परिणीता, बताओ मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्यों तुम इतनी खामोश हो? कहाँ है मेरी वो हंसती मुस्कुराती परिणीता? कहाँ गुम हो गई मेरी वो परिणीता? परिणीता बोली, मैं कहाँ गुम हो गई हूँ, यहाँ तुम्हारे सामने ही तो हूँ। अजय बोला, नहीं, तुम वो परिणीता नहीं हो। मेरी परिणीता एक हंसमुख लड़की का नाम था जो दूसरों को भी हंसाती थी और हर हाल में खुश रहती थी, मगर तुम अब उदासी की एक मूरत लग रही हो। मेरी परिणीता मुझे देखते ही खुशी से चहकती हुई मेरी बाहों में समा जाती थी, और तुमने तो अभी तक मुझे नजर भर कर देखा भी नहीं। मैं जिसे छोड़कर गया था वो गुलाब के फूल से खिली रहती थी, और अब तुम? परिणीता बोली, और अब मैं क्या? अजय बोला, अब तुम एक मुरझाए हुए फूल की जैसी लग रही हो। परिणीता मन में बोली, मुरझाया हुआ फूल? सच्ची तो है, मैं अब एक मुरझाया हुआ फूल ही तो हूँ, जिसमें न कोई खुशबू है ना ही कोई रंग। अजय बोला, परिणीता अब फिर से क्या सोचने लगी? ये सब क्या है? परिणीता बात बात में कहीं खो जाती हो ना, जाने कौन सी गहरी सोचों में गुम हो जाती हो। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया है? परिणीता बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अजय तुम यूं ही परेशान हो रहे हो, अब जाने दो मुझे, माँ चाय का इंतजार कर रही है। परिणीता चाय की ट्रे उठाकर जाने लगी तो अजय उसका रास्ता रोककर बोला, नहीं, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। परिणीता बोली, अजय प्लीज, चाय ठंडी हो जाएगी। अजय बोला, हो जाने दो, लेकिन तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम इतनी उदास क्यों हो। परिणीता बोली,
अजय प्लीज मुझे मजबूर मत करो, तुम सह नहीं पाओगे। अजय बोला, मैं सब सह लूंगा परिणीता, हर बात सह लूंगा, मगर मैं तुम्हारा ये उदास चेहरा नहीं देख सकता। प्लीज परिणीता बताओ मुझे क्या बात है, ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम दिल में दबा कर बैठी हो। परिणीता, कहीं कहीं विराट ने तो कुछ नहीं कहा तुमसे। विराट का नाम सुनते ही परिणीता के सब्र का बांध टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। अजय अजय वो मैं। इससे पहले कि परिणीता कुछ कह पाती, अचानक उसे चक्कर आ गए और उसके हाथ से चाय की ट्रे नीचे गिर गई। इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता, परिणीता नीचे गिरकर बेहोश हो गई। अजय बोला, परी। अजय के मुंह से चीख निकल गई। अजय की चीख सुनकर परिणीता की माँ भी दौड़ी आई। माँ बोली, क्या हुआ अजय, क्या हुआ परिणीता को। अजय बोला, पता नहीं चाची, मुझसे बात करते करते अचानक बेहोश हो गई। माँ बोली, बेहोश हो गई, मगर कैसे। अजय परिणीता को उठाकर कमरे में ले गया और बिस्तर पर लेटाकर बोला, चाची परिणीता का ख्याल रखना, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। घबराया सा अजय डॉक्टर को बुलाने दौड़ गया। डॉक्टर ने आकर बेहोश परिणीता को चेक किया, फिर एक इंजेक्शन लगाकर बोला, फिक्र की कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है। लगता है ये ठीक से कुछ खाती पीती नहीं है, इसलिए काफ़ी कमज़ोर हो गई है। मैं कुछ विटामिन की दवाइयाँ लिख देता हूँ, समय समय पर इन्हें देते रहिएगा। और हाँ, इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी हालत में इन्हें खाने की लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसी हालत में का क्या मतलब, हुआ क्या है परिणीता को। अजय ने परिणीता की फिक्र जताते हुए पूछा, तो डॉक्टर ने जवाब दिया, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। अजय हैरान होकर बोला, व्हाट, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोले, वही जो सच है, ये माँ बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर अजय सुन सा खड़ा रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा आसमान उसके सिर पर आ गिरा हो। आगे क्या होगा, क्या अजय परिणीता को अपना पाएगा, परिणीता की माँ क्या ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी, और कौन से दुखों के पहाड़ परिणीता की जिंदगी में आने वाले हैं। विराट का ये गुना क्या उसे चैन से जीने देगा, क्या विराट के जीवन में परिणीता से भी ज्यादा दर्द आने वाला है। देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।